हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो मेरा था उसमें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड किए हैं या एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखे हैं या उसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड किए हैं। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ या उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है और जो आपका कम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन सबके अलावा भी बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और वो होता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फिर हम कम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए आप पहले यहाँ हेडिंग लगा लीजिए। इधर हम रख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इधर हम रख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, चलिए ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये खुला हुआ जो होगा क्लासरूम है, तो कितना भी लाइट वगैरह लगाने से कोई फर्क होता नहीं है। तो जब भी हम कोई थ्योरेटिकल पोर्शन लिखते हैं तो आवाज को ध्यान से सुनो। हो सकता है कई बार यहाँ पे खासकर जो होगा विजिबिलिटी का इश्यू होता है, तो सुनकर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो, और बाकी तो समझाते तो है ही। तो फिलहाल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पहला पॉइंट तो लिख सकता है कि इट इज द एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ठीक है। जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कहां से आता है? रेट लॉ से आता है। और रेट लॉ क्या है? थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है? तो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में तुम पहला पॉइंट लिख सकता है, इट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट। नंबर टू पॉइंट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो क्या लिखेगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग तो समझता है 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका मे बी मोर देन 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3 हो सकता है, उससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया बात? तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। साथ ही साथ ये भी होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपका डिफाइन है किसके लिए? एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये किसके लिए डिफाइन है? तो ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो 4 बहुत ही कॉमन पॉइंट है, रिपीट कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। Order of reaction may be greater than 3, but molecularity maximum up to 3.
order of reaction is defined for elementary as well as complex reaction, but molecularity of reaction is only defined for elementary reaction. जल्दी से नोट करके कंप्लीट करो. चलो इतना हो गया. इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इफ rate law of any particular reaction is, किसी रिएक्शन का रेट दिया गया, रेट इक्वल टू के ए बी के पावर 1/2. ठीक है, कोई रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है हमें नहीं मालूम, लेकिन उस रिएक्शन का हमें रेट दिया गया है. ये रेट है. इज इट पॉसिबल द गिवन रेट is for elementary reaction. किसी रिएक्शन का रेट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये जो रेट है क्या ये संभव है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट है. तो अगर हम इस रेट को देखें, अकॉर्डिंग टू रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पावर 1, यहां 1/2, 1 + 1/2 यानी कि 3/2. ठीक है. इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री देन मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 3/2. क्योंकि याद करो हमने कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर सिर्फ सूडो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दें, एलिमेंट्री में सिर्फ सूडो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी रिएक्शन बच गए 99% टाइम एलिमेंट्री में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था वही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है, और यदि ये एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3/2 होगा. लेकिन सवाल ये है कि क्या मॉलिक्यूलरिटी 3/2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है? बट मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शन. मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं होता है. इसलिए गिवन रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री. जिसका मतलब हुआ दिया गया रिएक्शन क्या है? नॉन एलिमेंट्री है. क्योंकि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगा तो जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3/2. लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 3/2 यानी कि फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये दिया गया जो रिएक्शन का रेट है वह रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं, नॉन एलिमेंट्री है, यानी कि वह कॉम्प्लेक्स हो सकता है. जल्दी से नोट करो. चलो यहां से आगे अब हेडिंग लगा लो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन. क्या हेडिंग लगाना है? सुनाई दे रहा है ना? कॉपी लेकर बैठे हो ना? हाँ, तो बैठे हो तो हेडिंग लगाओ. क्या हेडिंग लगाना है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी को दूसरे शब्द में कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. हेडिंग लगा लिया तो हेडिंग क्या लगाना है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्री को ही क्या कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. चलो बोर्ड में हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे और मेरे साथ तुम नोट करेगा. क्लियर हुआ बात? चलो लिखना शुरू करो. फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखो. बोलना शुरू करें. लिखो फर्स्ट पॉइंट. वी नो दैट complex reaction completed in sequence of elementary reaction. ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है, एक के बाद एक, और उस प्रत्येक स्टेप को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
study of complex reaction in terms of elementary reaction, in terms of elementary reaction is known as reaction mechanism. Sorry, reaction mechanism nahi, is known as mechanism of reaction, is known as mechanism of reaction. पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया. यानी कि जो हम कम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टडी करते हैं उसके एलिमेंट्री रिएक्शन को देखते हुए कि किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन में कितना स्टेप है, उस प्रत्येक स्टेप का क्या काम है, क्या रेट है, यानी कि जो कम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टडी है इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, हम उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखो. Each step of complex reaction, each step of complex reaction completed with different rate of reaction. Each step of complex reaction completed with different reaction, with different rate of reaction, different rate of reaction. कंप्लीट हो गया. अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, the slowest step, the slowest step, STEP, the slowest step of complex reaction will be rate determining step, will be rate determining step of complex reaction. ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन. क्लियर हो गया. यहीं पे पैराग्राफ चेंज करो, यहीं पे पैराग्राफ चेंज करो और लिखो बिकॉज all other step must be wait for completion of slowest step of complex reaction. स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन. चलो इतना नोट हो गया, फिर समझाते हैं. आप नोट कर लो जल्दी से. चलो ठीक है, इतना समझ गया, लिख लिया. अब आओ समझाते हैं एक एक पॉइंट को समझाते हैं. अब मान लो कि कोई रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है. कोई रिएक्शन है जो ए से पी बन रहा है. ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है. जब भी तुम्हें किसी रिएक्शन के ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाए ओवरऑल ऑफ रिएक्शन, तो 99% श्योर हो जाओ कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. यानी ये रिएक्शन सीधे नहीं मिला है, इसके लिए 2-3 स्टेप कंबाइंड होकर ये रिएक्शन दिया है. क्लियर हो गया बात. वेयर देयर मैकेनिज्म इज ए से एक्स गया, एक्स से पी गया. इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो है वो स्लो है और ये जो होगा वो फास्ट है. यानी ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 2 स्टेप लगा. पहले ए से एक्स गया, फिर एक्स से पी गया. अब ध्यान से देखो कि क्या इस रिएक्शन का ये दोनों एलिमेंट्री है या नहीं. ये बात कैसे पता चलेगा. तो यदि ये दोनों रिएक्शन इसका एलिमेंट्री होगा तो इस दोनों को ऐड करने से डेफिनेटली ये रिएक्शन मिल जाएगा. अगर इस दोनों को ऐड करने से ये रिएक्शन नहीं मिलता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन इसका नहीं है. तो फिलहाल ऐड करके देख लो. तो ऐड करके देखेगा तो ए से पी मिल जाएगा, क्योंकि एक्स इधर लेफ्ट में आएगा, इधर राइट में आएगा. एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल. यानी श्योर हो गया कि ये जो रिएक्शन है उसका ये दोनों क्या है, मैकेनिज्म है. क्लियर हो गया बात. अब देखो ये रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है, पता चल रहा है. अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये जो 2 स्टेप है, इसको स्टेप फर्स्ट माने, इसको स्टेप सेकंड माने. हो सकता है एक और स्टेप रहता, 3 स्टेप में कंप्लीट होता.
तो तीनों को जोड़ कर देखते हैं कि ये रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं। हो सकता है 4 स्टेप होता, तो चारों को जोड़ करके देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो दिया गया वो मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल गया तो सारा एलिमेंट्री उसके लिए सही है, अगर नहीं मिला तो एलिमेंट्री रिएक्शन उसके लिए गलत है। पहली बात क्लियर हो गया। अब पूछा गया कि इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या एक पहले स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा कि दूसरे स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हमने क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, 2 स्टेप, 3 स्टेप या 4 स्टेप में होता है, जहां प्रत्येक स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। यानी कोई पहले कंप्लीट होगा, कोई थोड़ा और लेट से, कोई और थोड़ा लेट से। अब इन सभी एलिमेंट्री में से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कौन बताएगा, तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 स्टेप है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का 2 एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एक एलिमेंट्री है, ये भी एक एलिमेंट्री है। अब इसमें कह रहा है कि ये स्लो है और ये फास्ट है, तो इस पूरे रिएक्शन का, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लो वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लो वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम अभी बता दिए हैं। अब इसको समझने का एक दूसरा तरीका समझो। मान लो कि कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, जिसमें से अब कार जो होगा जानते हो ना, एक ही जगह नहीं बनता है, उसका सभी पार्ट्स अलग अलग बनते हैं और सबको एक साथ मिलाकर असेंबल किया जाता है। तो कंपनी ए जो होता है, मान लेते हैं बॉडी बनाता है, कंपनी ए जो होता है कार का जितना बॉडी पार्ट्स है उसको बनाता है। कंपनी बी जो है वो इंजन बनाता है, कंपनी बी जो है वो क्या बनाता है, इंजन बनाता है। कंपनी जो सी है वो आपका टायर बनाता है, क्या बनाता है, कार का टायर। और जो कंपनी आपका डी है वो आपका बैटरी बनाता है, क्या बनाता है, बैटरी बनाता है। ठीक है, मोटा मोटी हम मान लिए कि कार को 4 पार्ट में बांट दिए कि कंपनी ए कार का जितना बॉडी है उसको बनाता है, कंपनी बी कार का इंजन बनाता है, कंपनी सी कार का टायर बनाता है और कंपनी डी बैटरी बनाता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो बॉडी बनाने वाला है वो पूरे एक दिन में 4 कार का बॉडी बनाता है। बॉडी बनाने वाला पूरे दिन भर में 4 कार का ही बॉडी बनाता है, उससे ज्यादा उससे नहीं बनता है। जो इंजन बनाने वाला है वो पूरे दिन भर में 6 कार का इंजन तैयार कर लेता है, पूरे दिन भर में 6 कार का इंजन तैयार कर लिए। जो टायर बनाने वाला है वो पूरे 10 कार का, यानी दिन भर में इतना टायर वो बना देता है कि 10 कार का टायर लग जाता है। और जो बैटरी बनाने वाला है वो दिन भर में 100 बैटरी बनाता है, यानी कि 100 कार के लिए बैटरी बनाता है। तो अब शाम को हम तुमसे पूछें कि हमको फाइनल कितना कार मिलेगा पूरी तरह से कंप्लीट, जो रोड पे दौड़ने वाला हो, तो क्या जवाब होगा, 100, 10, 4, 6 या सबको जोड़ दें, जल्दी से सोचो। तो पूरे दिन भर में हम फाइनल जो कार दे पाएंगे वो कितना कार दे पाएंगे, 4। कितना कार दे पाएंगे, 4। क्यों, क्योंकि ये तो 100 कार के लिए बैटरी बनाया है, ये 10 कार के लिए टायर बनाया है, ये 6 कार के लिए इंजन बनाया है, लेकिन ये जो होगा कितना कार के लिए बॉडी बनाया है, 4 ही कार। तो सभी चीज को मिलेगा तभी तो कार बनेगा ना। तो ये भी बनाकर बैठा हुआ है, ये भी बनाकर बैठा हुआ है, ये भी बनाकर बैठा हुआ है, इंतजार किसका कर रहा है, बॉडी बनाने वाला का, क्योंकि वो सबसे स्लो बना रहा है। जब वो बॉडी बना कर देगा तभी तो बाकी सब चीज उसमें असेंबल होगा और कार तैयार होगा। तो बताओ यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट कार का जो तैयारी है वो किसके ऊपर डिपेंड किया, जो सबसे ज्यादा बना रहा है या जिसका बनाने का रेट सबसे ज्यादा है या जिसके बनाने का रेट सबसे कम है, तो जिसका बनाने का रेट सबसे कम है, यानी जिसका रेट सबसे स्लो है, उसी पर निर्भर कर रहा है कि दिन भर में कितना कार बनेगा। बात समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से यहां भी घटना है कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 4 स्टेप में हो रहा है। अब उस रिएक्शन का, यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जिसका रेट सबसे क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर हो गया बात, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो इस रिएक्शन का रेट होगा रेट इक्वल टू के इंटू ए, क्योंकि स्लो में यही एक रिएक्टेंट है, यही इसका रेट होगा। पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 1। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, नोट करो। फाइंड द रेट लॉ
फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन। फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन। रिएक्शन ये है 2N2O5, 2N2O5 प्रोडक्ट बना रहा है 4NO2 प्लस O2, ठीक है। इफ देयर मैकेनिज्म इज, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया है, क्या दिया गया है, तो N2O5 जो बना रहा है NO2 प्लस NO3 और कह रहा है कि ये स्लो है। और दूसरा जो स्टेप आपको दिया गया है वो है N2O5 प्लस NO3, N2O5 प्लस NO3, 3NO2 प्लस O2। और ये जो आपका स्टेप है वो क्या है, फास्ट है। बात समझ में आ रहा है। ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का ये दो मैकेनिज्म दिया गया है। तो जब भी किसी रिएक्शन दिया रहा है और उसका मैकेनिज्म है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये दोनों मैकेनिज्म है या नहीं है, इसको अगर पता करना है तो इस दोनों को ऐड करके देखो कि क्या ये रिएक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि इस दोनों को ऐड करने से जो आप रिएक्शन देख रहे हो मिल गया, इसका मीनिंग हुआ कि मैकेनिज्म सही है। तो दोनों को ऐड करके देखो। तो इस दोनों को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, देखो यहां से N2O5 N2O5 2N2O5 हो जाएगा। और देखो इधर NO2 प्लस 3NO2 हो जाएगा 4NO2 और प्लस O2। और देखो इधर भी NO3 है लेफ्ट में और राइट में भी NO3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है वो सेम है, यानी कि इस रिएक्शन का ये दोनों मैकेनिज्म क्या है, सही है। क्लियर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इसका रेट लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो स्लो है कि जो फास्ट है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑलवेज डिपेंड करेगा जो रेट सबसे स्लो है। तो दो ही स्टेप है, इसमें कह रहा है कि ये वाला स्लो है, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप फर्स्ट विल बी आरडीएस। आरडीएस को क्या पढ़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस को क्या पढ़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट इज स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि यह सबसे क्या है, स्लो स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप है उसी को देखकर रेट लिखना है। तो ये स्लो स्टेप है, इसको देखकर अगर रेट लिखें तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है N2O5। यहां कोफिशिएंट 1 है तो यहां पे पावर कितना देगा, 1 देगा। यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो यही मिला। क्लियर हुआ बात। अब यहां से अगर कोई कहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरी बात, यहां पर सपोज करो कि रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और स्लो वाला में अगर ये रिएक्टेंट नहीं होगा तो फिर उसके लिए कुछ अलग समय करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल इसको नोट करो, यही आपका स्लो स्टेप है, इससे रेट लिखे तो रेट आ गया। अब यहां देखिए कि रेट में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, N2O5, और वही कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन में भी N2O5। तो कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। नोट किया जाए जल्दी से। चलो नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पूरा ले जाओ पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। किसका, तो दिया गया है 2NO2 प्लस F2 प्रोडक्ट बना रहा है 2NO2F। इफ देयर मैकेनिज्म दिया गया है NO2
प्लस F2 NO2F प्लस F, और ये बता रहा है कि ये वाला स्टेप स्लो है। और दूसरा है NO2 प्लस F NO2F, और ये वाला स्टेप बता रहा है कि ये फास्ट है। अब देखो कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तभी तो उसका ये दो स्टेप दिया है। इसको मान लिए स्टेप फर्स्ट और इसको मान लिए स्टेप सेकंड। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो किसके पीछे भागो, जिसका रेट सबसे स्लो है। तो यही है जिसका रेट सबसे स्लो है, यानी कि इसी को देखकर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इस दिए गए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। लेकिन रेट लिखने से पहले एक बार चेक करो कि क्या ये दोनों रिएक्शन मिलकर इस रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस दोनों को ऐड करने से यदि ये रिएक्शन मिल गया, इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री है, उसका मैकेनिज्म है। तो ऐड करके देखो, इस दोनों को यदि ऐड करें तो NO2 NO2 2NO2 प्लस F2 प्लस F, इधर NO2F NO2F 2NO2F प्लस F, F से F क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 2NO2 प्लस F2 2NO2F। देखो तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्री इस रिएक्शन के लिए सही है। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो किससे लिख लो, स्लो वाला से कि फास्ट वाला से। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा लिखना है किससे, स्लो वाला से। यहां से रेट ऑफ रिएक्शन विल determine from स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट से ही क्यों डिटरमाइन हो रहा है, क्योंकि वो स्लो स्टेप है। तो स्टेप फर्स्ट ये है। अब यहां से रेट लिखो तो रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो पहला NO2 और इंटू दूसरा क्या है F2, कोफिशिएंट 1 तो पावर 1, कोफिशिएंट 1 तो पावर 1। चलो ठीक है। अब एक बार चेक करो कि जो हमारा रिएक्टेंट है यहां पर वही मेन रिएक्शन में है कि नहीं। तो NO2 चाहिए, F2 तो F2 चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहां पर दूसरा कुछ रहता, जैसे मान लेते हैं यहां पर सपोज करो कि यहां पर NO3 रहता, तो NO3 इस मेन रिएक्शन में नहीं है, यानी इस NO3 को किसी भी दूसरे तरीके से हटाना पड़ेगा, जो हम अगले क्वेश्चन में लेने वाले हैं। तो फिलहाल यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जो रेट में रिएक्टेंट है वही रिएक्टेंट मेन आपके कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन में, ठीक है। तो बस ये रेट सही है आपका। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे पावर कितना 1, यहां पर पावर कितना 1, तो 1 प्लस 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। नोट करो जल्दी से। चलिए सामने आपके हमने क्वेश्चन नोट किया है, इसको ट्राई करेंगे खुद से। चलिए 1 2 3। हेलो, समझदार तो दिए हैं इतना, फिर क्या दिक्कत है। चलो ट्राई करो जल्दी से इसको। चलो हो गया ट्राई, ठीक है। अब ये तो पता चल रहा है कि NO रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से NO2 बना रहा है। ये रिएक्शन है, NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाया, और ब्रैकेट में लिखा है ओवरऑल रिएक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और यदि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हुआ होगा। तो कौन कौन स्टेप में कंप्लीट हुआ है, तो ये पहला स्टेप है और ये इसका दूसरा स्टेप है, यानी कि पहले ये बना फिर उसके बाद ये बना, तब जाकर फाइनल आपको ये रिएक्शन मिला है। अब ये दोनों स्टेप क्या इसके मैकेनिज्म है या नहीं, इसको अगर पता करना है तो इस दोनों को ऐड किया जाए। अगर ये मिल गया इसका मतलब ये दोनों मैकेनिज्म इसके लिए सही है। तो तुम ऐड करके अगर इसको देखेगा तो ये रिएक्शन मिल जाएगा। ऐड करके देख लो। हमें देखो क्या चाहिए, NO3 नहीं चाहिए, तो NO3 इधर लेफ्ट में आएगा, NO3 राइट में ऐड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। 2NO चाहिए तो देखो NO मिलकर 2NO, O2 चाहिए तो O2, और फिर इधर 2NO2, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेगा तो ये रिएक्शन डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐड करके रफ में चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन बाय स्टेप, बोलो
फर्स्ट या स्टेप सेकेंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो से डिटरमाइन होता है, तो स्टेप सेकेंड। अब सेकेंड यही है, इसी को देखकर रेट लिख लेना है। तो रेट इक्वल टू के इंटू NO3 इंटू NO। चलो, क्या ये रेट जो तुम लिखा है वो सही है या गलत है? तो गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किससे देखकर लिखना है? स्लो से। तो स्लो तो यही वाला है और इसका यही दोनों रिएक्टेंट है, तो हमने रेट लिख लिया। लेकिन भाइयों यहाँ पे ये गलत है। गलत क्यों है? जरा ध्यान से देखो, हमें रिएक्टेंट क्या क्या चाहिए? NO और O2, जबकि यहाँ जो स्लो से लिख रहे हैं वो क्या मिल रहा है? NO3 और NO, यानी कि NO चाहिए तो NO है, लेकिन हमें क्या चाहिए? O2। O2 की जगह पर क्या है? NO3, यानी यहाँ NO3 फालतू बैठा हुआ है। अब NO3 को हटाने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। तो NO3 को अगर आपको हटाना है तो इस फास्ट वाले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फास्ट वाले का। कैसे? देखो, फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एट इक्विलिब्रियम, देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन दिया है। अगर इक्विलिब्रियम का साइन नहीं भी दिया रहेगा तो इसको मान लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। इस कंडीशन में बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जो हमारा स्लो से हम रेट लिखे उसका रिएक्टेंट मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट से अगर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर जो फास्ट वाला है वो अगर इक्विलिब्रियम नहीं दिया है साइन, तो भी हम इक्विलिब्रियम मानकर ही चलेंगे। और मानकर चलने के बाद क्या करेंगे? फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? याद करो कि इक्विलिब्रियम कब होता था? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ किसके? बैकवर्ड के। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। और रेट ऑफ फॉरवर्ड इधर से चलते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इधर से, तो क्या मिलेगा इसके लिए? KF। रेट ऑफ फॉरवर्ड इधर चल रहा है KF। KF के जगह पर क्या है? K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इधर से अगर रेट लिखेंगे तो इधर से रेट लिखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? K1 डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3। बात समझ में आया? अरे रेट लिखने का यही तरीका होता है ना, K। जैसे इधर से जब चल रहा है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर से चल रहा है रेट, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। वही तो लिखे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड। इधर से चलेगा तो रेट इक्वल टू क्या लिखेगा? K इंटू NO3। वही तो लिखे हैं। और इक्विलिब्रियम पर दोनों क्या होता है? बराबर। तो दोनों को क्या दिखा दिए? बराबर। अब देखो तुमको यहां से क्या नहीं चाहिए? NO3। अब यहां से NO3 हटा दो, ऊपर लिखे। चलो ठीक है। अब यहां से अगर तू NO3 निकालना चाहेगा तो NO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो, तो NO3 इक्वल टू हो जाएगा K1 अपॉन K1 डैश इंटू NO इंटू O2। अब देखो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, तो NO3 इक्वल टू मान लो K डबल डैश NO इंटू O2। अच्छा, इसको कुछ इक्वेशन मान लो, ये जो था इसको इक्वेशन मान लो A। अब NO3 का वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दो। अब फ्रॉम इक्वेशन A, अब इक्वेशन A में क्या है? रेट इक्वल टू, तो रेट इक्वल टू K इंटू NO3। NO3 के जगह पर क्या लिखना है? K डबल डैश NO O2। अब पहले से यहां पर क्या था? NO। चलो ठीक है इतना। अब इसके बाद क्या किया जाए? तो फिर देखो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, तो K ट्रिपल डैश मान लो NO का स्क्वायर इंटू O2 स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहां से ये रेट मिला। अब अगर हम तुमसे पूछें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2 + 1 कितना? 3। और इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं IIT और नीट में। चलो तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला एक और क्वेश्चन देते हैं। जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि व्हेन क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। व्हेन NO react with Br2 form NOBr। तो रिएक्शन कर रहा है कि NO Br2 से रिएक्शन कर रहा है, तो बना रहा है NOBr। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 से, यहां पे 2 से, ये है ओवरऑल रिएक्शन। रिएक्शन नोट करते जाओ, ये है ओवरऑल रिएक्शन। इफ देयर मैकेनिज्म इज, अगर इसका मैकेनिज्म आपको दिया है 2 स्टेप में, स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2। स्टेप फर्स्ट में दिया है NO प्लस Br2, इधर रखा है K1 और इधर रखा है K1 डैश, और बना रहा है NOBr2। और स्टेप 2 में लिखा है NOBr2 प्लस NO, और इधर जो होगा प्लस NO K2 है। प्रोडक्ट बना रहा है 2NOBr। कौन स्लो है कौन फास्ट है, तो ये बता रहा है कि स्लो है और ये बता रहा है कि फास्ट है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड देयर रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो खुद से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। बहुत गर्मी लगता है एक्चुअली वीडियो बनाते समय, देख ही रहे हो मेरा स्थिति। ठीक है, देखो ये एक ओवरऑल रिएक्शन है। जैसे ही ओवरऑल लिखा मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा, तो यही वो दोनों स्टेप है। क्या ये दोनों स्टेप मिलकर ये रिएक्शन देगा, तो तुम रफ में जाकर इस दोनों को ऐड करो। ये दोनों को ऐड करेगा तो ऊपर वाला रिएक्शन मिल जाएगा, जो ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों मैकेनिज्म सही है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लिख रहे हैं तो किससे देखकर लिखेंगे, स्लो स्टेप से। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या लिख सकते हैं, RDS विल बी कौन सा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकलेगा, फर्स्ट से कि सेकंड से, विल बी स्टेप सेकंड। चलो तो स्टेप सेकंड स्लो है इसलिए वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा ऊपर दिए गए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ठीक है, अब अगर हम रेट लिखें तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इंटू NO। सही है, कोफिशिएंट 1 तो पावर 1, कोफिशिएंट 1 तो पावर 1। क्या ये जो रेट लिखे हैं वो सही है कि गलत है, तो चेक करो। हमें क्या चाहिए, NO चाहिए, तो NO हमको मालूम है। दूसरा क्या चाहिए, Br2, लेकिन Br2 नहीं, क्या है, NOBr2, यानी NOBr2 यहाँ पे फालतू है जिसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए जो फास्ट वाला है उसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखो और फिर रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों को बराबर करो और वहां से NOBr2 को निकाल लो। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं भी दिया रहता साइन, तो भी हम इसको इक्विलिब्रियम ही मानकर चलेंगे। बात समझ में आया। तो अगर हम नाउ फ्रॉम स्टेप फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, RF इक्वल टू RB एट इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे हो। अब इधर से अगर रेट लिखेगा तो इधर से रेट इक्वल टू क्या होता है, तो रेट इक्वल टू K की जगह पर क्या है, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी इधर से अगर रेट लिखेगा इधर से रेट लिखेगा तो रेट इक्वल टू क्या, रेट इक्वल टू K क्या है, K1 डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्या है, NOBr2। क्लियर हो गया। अब यहां से आगे देखो हमें क्या हटाना है, NOBr2, तो यहां से NOBr2 को निकालो। अब यहां से जब तू NOBr2 को निकालेगा तो NOBr2 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 बाई K1 डैश NOBr2, यही हो जाएगा। देखो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट मिलेगा, तो NOBr2 इक्वल टू K डबल डैश NO इंटू Br2। ठीक है, अब देखो
NOBr2 निकाल लिया, क्योंकि यही हमको नहीं चाहिए था, जो रिएक्शन में शामिल नहीं था। इसको इक्वेशन मान लो कि ए मानकर चलो, इसको इक्वेशन ए मानकर चलो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए में क्या दिखाई दे रहा है, रेट इक्वल टू के इनटू किसके जगह पे पुट करना है, NOBr2 के जगह पर क्या है, K डबल डैश NOBr2। अब पहले से यहां पर क्या शामिल है, NO हो गया। अब इसके बाद का कहानी क्या होगा, जल्दी से देखो। इसके बाद का कहानी K डैश यानी कि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट मिला, और NO क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, Br2। तो ये हो गया आपका रेट लॉ दिए गए रिएक्शन का। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2 विथ रिस्पेक्ट टू Br2 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 2 + 1 3, ओवरऑल कितना 2 + 1 3, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, Br2 के रिस्पेक्ट में 1। चलो यहां तक कंप्लीट हुआ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।